नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2024 के लिए जो परीक्षा अभी आयोजित की गई। और इस डिस्कशन में हमने किसी बुकलेट को ध्यान में नहीं रखा है दोस्तों। बुकलेट ए बी सी डी करके जो आती है वहाँ पर यूपीएससी के एग्ज़ाम में, वो बुकलेट हम फॉलो नहीं कर रहे, हम क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं पर ये डिस्कशन है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस डिस्कशन को कंडक्ट कर रहे हैं। एक एक सवाल को हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका क्या उत्तर होना चाहिए, क्या बेटर उनका आंसर हो, इस चीज़ को हम देखेंगे। प्लस जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और ये डिस्कशन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठे हैं उनको वही अनुमान लगा पाएंगे कि उनका कितना सही गलत हुआ है, और आगे के लिए भी उनको फ़ायदा है कि ये आंसर इस तरह के क्यों आ रहे हैं और मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा करके कोई भी अभ्यर्थी इस बारे में आगे के लिए संशोधन कर सकता है। और जो लोग भविष्य में परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए भी ये डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 और ये 20 प्रश्नों का एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो पहला सवाल इसमें एप्पल्स को लेकर है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से एप्पल का आयात नहीं करता है। एक ये स्टेटमेंट दिया। साफ जाहिर है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत एप्पल का आयात करता है, यूएस से अच्छा खासा आयात करता है। और पहले हम आंसर को देखेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा ये बताऊंगा आपको कि ये प्रश्न क्यों बना होगा। राइट, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी सी दैट इंडिया डज इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएसए। द सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ genetically modified foods without the approval of the competent authority। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कानून मना करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के आयातों के लिए। यदि किसी अथॉरिटी से परमिशन नहीं है तो आप आयात नहीं कर सकते हो। ये सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट फ्रेंड्स। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आंसर अगर देखेंगे तो डी आंसर आएगा इसका। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो लेट अस फर्स्ट मार्क द राइट ऑप्शन। तो पहले प्रश्न का राइट उत्तर डी हुआ। अब मैं थोड़ा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सवाल क्यों बना होगा। तो दोस्तों, ये भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट रहा है, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर अगर आप देखते हो तो वहां पर भारत और अमेरिका के बीच में प्रशुल्क जैसा वॉर छिड़ा था। प्रशुल्कों का एक युद्ध छिड़ गया था और अमेरिका ने भारत को यहाँ तक बोल दिया था कि इंडिया इज ए किंग ऑफ टैरिफ्स, ऐसा करके बोला था। उस बैकग्राउंड में ये सवाल बन रहा है क्योंकि रिसेंटली भारत ने क्या किया कि एप्पल्स के ऊपर, अमेरिका से जो एप्पल्स आते हैं उनके ऊपर 20% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, प्रतिक्रिया स्वरूप रिटेलिएशन में लगाया था 2019 में। उसको भारत ने अभी हटाया है। तो अमेरिका में बहुत इस बात का डिस्कशन है कि अब भारत में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हम एप्पल्स का कर पाएंगे। तो संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से यूपीएससी ने यहाँ पर सवाल पूछा होगा। तो 2019 में इंडिया ने 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, 20% आयातों के ऊपर, और 50% पहले से ही आयात शुल्क चल रहा था एप्पल के आयातों पे 50%, और 20 एक्स्ट्रा लगाया भारत ने प्रतिक्रिया के स्वरूप। इसको हम रिटेलिएशन कहते हैं इन इंग्लिश, यू यूज द वर्ड रिटेलिएशन। सो नाउ इंडिया टोल्ड दैट कि वो इसको स्क्रैप कर रहा है। तो ये हटने के बाद अब ऐसा लगता है अमेरिका को कि उनके एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर इंक्रीज कर जाएंगे। ये हटाने का निर्णय रिसेंट है और 2019 में भारत ने इसको लगाया था। तो उस समय के हिसाब से तो ये ओल्ड लग रहा है, लेकिन हटाने की वजह से इसको आप
रिसेंट में डाल सकते हो। भारत ने 2019 में ये एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका ने भारत को हटा दिया था जीएसपी से, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, एक सिस्टम है डेवलप्ड कंट्रीज का। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी बोलते हैं इसको। और 2019 में भारत को रिमूव कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा, इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। जो उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि हम जीएसपी का फायदा इंडियन कंट्रीज को देंगे। इसमें ये होता है कि या तो जीरो टैरिफ होता है, कोई भी कंट्री जो इसकी लिस्ट में है वो अमेरिका में या अन्य डेवलप्ड कंट्रीज में माल भेजता है तो या तो जीरो टैक्स लगता है उस पर, कोई आयात शुल्क नहीं लगता है, या लोअर टैक्स लगता है, लोअर टैरिफ लगता है। तो इंडिया को अमेरिका ने इस सिस्टम से बाहर कर दिया, तो भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप ये 20% का एक्स्ट्रा टैक्स एप्पल के आयातों पर लगाया। इस वजह से आई थिंक कि ये एक सवाल बना होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में इस साल, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत आयात करता है एप्पल्स का यूएसए से। जहाँ तक दूसरा स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको परमिशन लेके ही आप आयात कर सकते हो, इसका मतलब ये निकलता है। तो इंडिया में ऐसा ही रूल बना हुआ है, और अमेरिका जैसे कंट्री जिसको समझते हैं कि एक तरह से टेक्निकल बैरियर है हमारे व्यापार पर, भारत टेक्निकल बैरियर लगा रहा है इस तरह की चीजों को डाल के। और हमारे इंडिया में FSSAI 2006 के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है परमिशन के लिए 2006 से, 2006 से। क्योंकि 2006 में FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट पास हुआ था 2006 से, तो 2006 से इसको पावर है। इससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उसकी जगह FSSAI कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई है। तो दोस्तों स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इस प्रकार से इसका उत्तर जो हमने आइडेंटिफाई किया वो डी आइडेंटिफाई किया। राइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप उठाते हो वेनेजुएला के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखा है वो मैं रीड कर रहा हूं। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing or immigrating to other countries. इसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से है दोस्तों कि हाल ही में वेनेजुएला ने रैपिड रिकवरी करी है इकोनॉमिक क्राइसिस से, आर्थिक संकट से रैपिडली उभरा है, तेजी से उभरा है, और वो कामयाब हुआ है अपने लोगों का अन्य कंट्रीज में जो माइग्रेशन होता है उसको रोकने में पूरी तरह से कामयाब हुआ है। ऐसा ही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। वेनेजुएला में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है, तेल के भंडार हैं। स्टेटमेंट सेकंड राइट है, और इसमें ये पार्शियली राइट है, मतलब रिकवरी की है वेनेजुएला ने। 2014 से लेकर 2020-21 तक की पीरियड में वेनेजुएला में बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार उसकी इकोनॉमी की साइज 4/5 4/5 से रिड्यूस हो गई। इतना कॉन्ट्रैक्शन उसमें रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन वेनेजुएला में रहा है, फूड शॉर्टेज वेनेजुएला में रही है। बोलीवर नाम से वहां की मुद्रा चलती है, उसमें ट्रस्ट लोगों का खत्म हो गया बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से। 2018 में 63,000% इन्फ्लेशन कैलकुलेट हुआ था वेनेजुएला में। तो जबरदस्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम में वेनेजुएला था,
और वहां से कई लोग माइग्रेट कर रहे थे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, आसपास के कंट्रीज में बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हुआ, क्योंकि फूड की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इकोनॉमी में हर तरह की समस्याएं वहां पर थी, तो लोग वहां से निकलने लगे। लेकिन अब रिसेंटली 5% ग्रोथ रेट 2023 के लिए वेनेजुएला में अनुमानित की गई है 5%, और आगे के लिए 8%, ऐसा कुछ। तो अब रिकवर कर रहा है वेनेजुएला, लेकिन वो रिकवरी इतनी सफिशिएंट नहीं है अभी कि ये रैपिड माइग्रेशन को कंप्लीटली रोक सके। तो इस स्टेटमेंट को हम पूरी तरह से राइट नहीं मान सकते। तो स्टेटमेंट 1 कैन बी टेकन एज ए रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट। So Venezuela is the world's largest oil reserve. Again, let us find out which is the right, option here. So statement 1 is incorrect. This is incorrect, but statement second is correct. So again, its right answer is D. Right? तो ये वेनेजुएला के बारे में उन्होंने पूछा। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न पे जाते हैं, with reference to the Digital India Land Records Modernization Program, consider the following statements. इंडिया में आपको पता होगा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, किसान जो अपनी जमीन रखते हैं, जो भी भूस्वामी होते हैं, लैंड ओनर्स, फार्मर्स, इनके लैंड रिकॉर्ड्स का इश्यू है। 2008 से ही हमारे इंडिया के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स के कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। उसी को चेंज करके 2016 में कुछ बदलाव किए गए, और अब इस नाम से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। राइट, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। ये बिल्कुल राइट बात है। सारा पैसा जो भी खर्चा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड। जो लैंड ओनर्स की जो ओनरशिप है उससे रिलेटेड जो मैप्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाता है। ये मेन चीज है, ये उसकी राइट है ये ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट भी। एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको लोकल लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलिटरेट कर सकते हो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉर्डेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा फैसिलिटी इसमें शुरू कर दी गई है। तीनों स्टेटमेंट्स इसके राइट हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? So all 3 statements are correct here, friends. So let us go for this option is right option. 1 2 3 तीनों इसमें राइट है दोस्तों। थोड़ा फैक्चुअल टाइप का है ये, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का स्कोप नहीं है दोस्तों। इसके बाद एक स्कीम है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, ये भी फैक्चुअल टाइप की है, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये बेसिकली बच्चा पैदा होने से पहले, उसको हम कहते हैं प्री नेटल केयर, बच्चा पैदा होने से पहले की केयर पर बेस्ड ये स्कीम है। और इसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर भी लिखा हुआ है। पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इसके अंदर नहीं होती है। प्री एंटीनेटल बोलो आप या प्री नेटल बोलो आप, एक ही बात है। दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमन इन देयर 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर्स। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3-3 महीने का, तो 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर एंटीनेटल केयर सर्विस की बात इस स्कीम के अंदर है, वो बिल्कुल सही बात है। बट पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ हेल्थ केयर सर्विस इसमें नहीं है। स्टेटमेंट 1 कैन नॉट बी टेकन एज कंप्लीटली ट्रू। तो यहाँ हमें कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं कि हम पार्शियल ट्रू के लिए कुछ कर सकें। तो स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से गलत है एक तरह से।
दूसरा, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। हिंदी रूपांतरण इसका इस तरह से कर सकते हैं कि इस योजना के अंदर प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर्स हैं वो अपनी इच्छा से आसपास के गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज के आसपास में अपनी इच्छा से सर्विसेज दे सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं अपनी इच्छा से। ये सही स्टेटमेंट है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो लेकिन इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? तो टू ओनली। सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहला गलत है। बोथ है 1 and 2 नहीं है, नीदर 1 nor 2 भी नहीं है, राइट। ये फैक्चुअल है। स्कीम अगर आपको आती है तो आप इसको कर सकते हो, स्कीम के बारे में नहीं पढ़ा है तो नहीं हो पाएगा। ये भी अगेन स्कीम के लिए है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 years। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। कोई भी लाभार्थी है वो अपनी उम्र क्या है, इस स्कीम को ज्वाइन करते समय उसकी एज क्या है, उसके अनुसार उसको इसमें पैसा देना है एक तरह का। तो ये बात सही है कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, कोई कम एज का है तो उसको कम कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा एज का है तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। ये स्टेटमेंट राइट है। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शेल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी स्कीम में योगदान करेगा, उसको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन जैसा मिलेगा 60 साल के बाद। ये बिल्कुल सही है। और फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउज। स्पाउज का मतलब जो सब्सक्राइबर है, अगर पति है तो पत्नी को स्पाउज कहेंगे, पत्नी है तो पति को स्पाउज कहेंगे। तो फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउज एंड अनमेरिड डॉटर्स। अनमेरिड डॉटर्स को ये फायदा नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन स्पाउज को मिलेगी, राइट। अगर संबंधित व्यक्ति नहीं है तो स्पाउज को मिलेगी, डॉटर्स को नहीं मिलेगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट भी गलत हो जाता है, 2 और 3। तो इट्स राइट ऑप्शन इज बी। स्कीमों से रिलेटेड है इनको। ये भी अगेन नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आप सभी लोग जानते हो। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। ऐसा कोई श्योरिटी इसके अंदर नहीं है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, नया सेंसस आएगा तब ये काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये एक्ट जब फोर्स में आ जाएगा तो 15 साल तक काम करेगा। ये स्टेटमेंट सही है। There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste। शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है उसके अंदर फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा, यानी कि कोटे में कोटा होगा, रिजर्वेशन होगा। ये बात सही है। तो सेकंड, थर्ड, 2 स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट। So its right answer is going to be C। पहला गलत है इसमें, दूसरा और तीसरा राइट है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। और ये पूछा इन्होंने कि विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। 3 चीजें मिला दी इन्होंने। मीडिया के अंदर ये जो कंट्रीज हैं लो बर्थ रेट को लेकर या फिर
बूढ़ी जनसंख्या को लेकर या कम होती हुई जनसंख्या को लेकर मीडिया इन कंट्रीज में किसकी आमतौर पे चर्चा करता है? आपको पता है कि इटली और जापान तो इस मामले में टॉप पर ही आते हैं। आप थोड़ा माइंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहला ऑप्शन लेते हो 1 और 2 दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, बी लेते हो तो 2 गायब हो रहा है, 1 और 3 है यहाँ पे, 2 और 4 लेते हो तो 1 चला जाता है, 3 और 5 के अंदर 1 और 2 दोनों नहीं है। तो इसमें टॉप जो विकल्प होगा इटली, जापान और साउथ कोरिया। नाइजीरिया वगैरह में इस तरह का इश्यू नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए, 1, 2 and 4, right? So Italy, Japan and South Korea, right? They are having these problems out of the countries given here. Now this is very important question. यूएस इकोनॉमी को लेकर पूछा गया है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, अगर अमेरिका अपने ऋणों पर डिफॉल्ट कर जाता है, यानी फेल हो जाता है, ऋण चुकाने में फेल हो जाता है, डेट का मतलब ऋण फेल हो जाता है, तो होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो अमेरिकन सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड को जो होल्ड कर रहे हैं, जिनके पास है, जो धारक हैं, वो विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। वो अपने पेमेंट को वापस नहीं ले पाएंगे अगर अमेरिकन सरकार ट्रेजरी बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट कर जाती है। भारत में हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, वो लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स बोलते हैं। है गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही है, और गवर्नमेंट अगर उस पर डिफॉल्ट कर जाती है, पेमेंट नहीं कर पाती है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि लोग उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड इज the USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of the government. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द यूएसए गवर्नमेंट डेट, जो सरकार का ऋण है अमेरिका का, वो बैक्ड नहीं है बाय एनी हार्ड एसेट्स। यानी कि बॉन्ड्स निकालते हैं, जैसे कंपनियां बॉन्ड्स निकालती है, पीछे कोई ना कोई संपत्ति रखती है, प्रॉपर्टीज वगैरह, कोई भी जिसको हम कोलेट्रल कहते हैं, वो बैक में रहते हैं। अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है तो वो एसेट्स को बेचा जाता है। कमाल की चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकालती है, उसमें पीछे कोई प्रॉपर्टी, एसेट्स, कोलेट्रल नहीं होता है, केवल सरकार में भरोसा होता है। देखिए, द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार में जो विश्वास है, उसी से बैकिंग है उसकी। अब सरकार ही डिफॉल्ट कर जाए, जो हमें वादा कर रही है वो डिफॉल्ट कर जाए, तो आप कैसे क्लेम करोगे? इसका मतलब क्लियर है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 इसका सही एक्सप्लेनेशन है। कारण क्या है कि फेथ की वजह से आपका पैसा डूबेगा, पीछे हार्ड एसेट नहीं है कोई भी। इस तरह से आप ऑप्शन ए में जा सकते हो। ऑप्शन ए इसमें राइट है, और दोनों स्टेटमेंट सही है, और सेकंड इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर हो रखा है, उसको आप अवॉइड करें। और ए का मतलब ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, और सेकंड उसका एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है इसके अंदर, तो मैं इसका मतलब आपको बोल रहा हूँ। तो स्टेटमेंट ए, सॉरी, ऑप्शन ए इज राइट। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कहीं पर भी हो, सरकार कोई भी पैसा उधार लेती है, उसका तरीका होता है, लंबे समय का उधार लेना है तो बॉन्ड निकालेंगे, और कम समय का 1 ईयर के अंदर लेना है तो बिल्स, ट्रेजरी बिल्स निकालेंगे। हमारे यहाँ ट्रेजरी बिल तो हम बोलते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स नहीं बोलते हैं इंडिया में। हम उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जी सेक कहते हैं, सॉवरन बॉन्ड्स बोलते हैं, इस तरह की लैंग्वेज है। लेकिन हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट की एक फेथ होता है सरकार का, और अमेरिका वगैरह में भी इसी तरह से है। तो अगर गवर्नमेंट पे नहीं कर पा रही है तो एसेट्स तो है नहीं पीछे,
इसको बेच के आप पेमेंट कर दोगे किसी का। तो दोस्तों ये इस तरह से ये प्रश्न हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, करंट भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ सिंडिकेटेड लेंडिंग, स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सिंडिकेटेड लेंडिंग में क्या होता है कि एक ग्रुप बना लेते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ग्रुप बना के लेंडिंग करते हैं एक ही कंपनी को, एक को कई लोग मिलके देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंडिकेटेड लेंडिंग। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या रीड कर रहा है कि अगर सिंडिकेटेड लेंडिंग आप करते हो और उधार लेने वाला फेल हो जाता है तो कई सारे लेंडर्स के बीच में स्प्रेड हो जाएगा ये बोरोवर डिफॉल्ट। तो ये बात सही है क्योंकि बहुत सारे लेंडर्स हैं और बोरोवर नहीं दे पा रहा है, उधार लेने वाला नहीं दे पा रहा, तो ये खतरा उसमें पैदा होगा। स्टेटमेंट 1 राइट है। दूसरा, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हो सकती है, उसको लमसम भी बोलते हैं, लेकिन ये क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती है, ऐसा लिखा है इन्होंने, क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि बैंक्स पहले से आपको एक अमाउंट प्री सैंक्शन कर देते हैं कि आप इतनी अमाउंट तक ले सकते हो, हमसे निकाल सकते हो, और उसमें ब्याज भी उतनी अमाउंट पे लगता है जितना आप निकालते हो। इसको हम कहते हैं क्रेडिट लाइन। सिंडिकेटेड लेंडिंग ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रेडिट लाइन के लिए नहीं होती है, या क्रेडिट लाइन में सिंडिकेटेड लेंडिंग नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकती है उसमें भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और ये व्याख्या वगैरह नहीं है एक दूसरे की, तो आप कह सकते हो कि पहला स्टेटमेंट राइट है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस हिसाब से आप देखते हो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट। तो राइट ऑप्शन इज सी, स्टेटमेंट 1 is correct and statement second is incorrect, right। अब हम 10th नंबर, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस पे हम देखते हैं कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रुपए आपको स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं डिजिटल रुपए को लेकर। एक वर्ड आपने सुना होगा CBDC करके, और मैंने सभी जगहों पर इस टॉपिक को कवर किया है, पढ़ाया है, और उन्हीं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आराम से जो बच्चे एग्जाम में बैठे हो कर पाए होंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ही हम डिजिटल रुपये बोलते हैं। तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ सॉवरेन करेंसी नो डाउट इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इसकी मौद्रिक नीति के अलाइनमेंट वाली ये करेंसी है। तो कोई भी करेंसी मॉनेटरी पॉलिसी तो अलाइंड रहती है, तो ये सॉवरेन करेंसी है, कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट की करेंसी है, कोई डाउट नहीं है, और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट होगा ही होगा, तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरा, इट अपीयर्स एज ए लायबिलिटी ऑन द RBI's बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट जो होती है उसमें 2 कॉलम होते हैं, कोई भी बैलेंस शीट के अंदर 2 कॉलम बनते हैं, एक तरफ हम लायबिलिटीज लिखते हैं, एक तरफ एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स का मतलब संपत्ति, लायबिलिटी का मतलब जो आपको देना है। तो अगर आप सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट बनाओगे तो करेंसी पे जो भी बैंक नोट होते हैं उस बैंक नोट पे RBI की गारंटी रहती है। और ये ध्यान रखिए कि करेंसी शब्द में 2 चीजें आती है, बैंक नोट और कॉइन्स आते हैं। तो बैंक नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, न कि कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। बैंक नोटों पर RBI की गारंटी रहती है और 1 रुपए के नोट को कॉइन माना गया है, ये ध्यान रखिए। भले ही वो नोट के रूप में दिखता है बट उसको कॉइन कंसिडर किया गया है। आपके रेफरेंस के लिए इंडियन कॉइन एक्ट 2011 को आप पढ़ सकते हो, तो उसको आप छोड़ दो, वो बैंक नोट नहीं है, वो कॉइन की कैटेगरी में आता है। अब जितने भी बाकी के बैंक नोट हैं उन पर RBI की गारंटी रहती है कि मैं धारक को ये देने का वादा करता हूँ, तो एक प्रकार से आप कमिटमेंट में आ रहे हो, तो लाइबिलिटी बन जाती है सेंट्रल बैंक की। तो करेंसी जितनी भी होती है, मतलब एक तरह से जिसमें बैंक नोट होते हैं,
कॉइन्स की बात नहीं कर रहा मैं, बैंक नोट्स जो होते हैं वो आरबीआई की लाइबिलिटी मानी जाएगी। अब आप डिजिटल कर दो उसे या पेपर का रूप रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। डिजिटल में वो लैंग्वेज दिखेगी नहीं, लेकिन वो इम्प्लाइड है। तो आप ये कह सकते हो कि ये आरबीआई की लाइबिलिटी बनेगी डिजिटल करेंसी। क्लियर? और थर्ड है इट इज एंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। नहीं, गलत है। कोई भी करेंसी में ऐसा कोई गुण नहीं होता है कि मुद्रास्फीति के अगेंस्ट वो सुरक्षा खुद ब खुद देती हो। मुद्रास्फीति जब भी आती है तो करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिजिटल हो या फिर पेपर हो या मेटेलिक हो, कुछ भी हो। तो दोस्तों ये बात सही गलत है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नो इट्स नॉट इंश्योर्ड। तो थर्ड इज नॉट good, appropriate or right, statement. And when it comes to analyzing this one, it is freely convertible against commercial bank money and cash. हाँ बिल्कुल, आप डिजिटल रुपी को वैसे कन्वर्ट करा सकते हो या दूसरे को इसमें करा सकते हो, ये फ्रीली कन्वर्टिबल रहेगी मनी और कैश में। तो इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है और ये वाला सही है। 1 2 4 जिसमें होंगे, 1 2 4 डी में है दोस्तों। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो डी इसमें राइट विकल्प बनता है। तो ये इसके बारे में है। लेट अस गो फॉर द 10th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन। फैक्चुअल जैसा है, इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल के बारे में ये बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो कौन गलत सही है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल, राइट। अगर आप इसको पढ़ते हो तो इंडिया इसका मेंबर है। दूसरा है कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रैंड्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। लगभग 30 कंट्री इसमें इसके अंदर मेंबर्स हैं और एक ग्रैंड ट्रेड कन्वेंशन है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये काउंसिल करती है। प्लस फूड ग्रेन्स वगैरह को लेकर डिमांड सप्लाई का क्या ट्रेंड चल रहा है उसको ये ऑब्जर्व करती है। फूड सिक्योरिटी को कोई ठेस ना पहुंचे डिमांड सप्लाई मिसमैचेज की वजह से, उसको ये मैनेज करती है और देखती है। तो इस तरह का इसका वर्क है। मतलब तो ये इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप मेंबर होंगे तो ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इसका मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज नॉट राइट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? विच ऑफ द स्टेट? वन ओनली। तो इसका राइट आंसर है ए, राइट। द टोटल फर्टिलिटी रेट, कई बार इसको क्लास के अंदर फाइनेंस कमीशन पढ़ाते समय मैंने बातचीत की है। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी डिफाइंड एज व्हाट, लाइक। इसमें आप चाहो तो रिडक्शन मेथड को फॉलो करके भी कर सकते हो। मान लो आपको अब द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, ये फर्टिलिटी रेट से इसका क्या मतलब है? एक महिला रिप्रोडक्टिव एज में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है इन टोटल, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। भारत में काफ़ी नीचे आ चुकी है और रिप्लेसमेंट लेवल पर पॉपुलेशन को लाने के लिए आपने पढ़ा होगा 2.1 का TFR होना चाहिए, राइट। तो कपल से कोई मतलब नहीं है इसमें, कपल के अंदर तो फिर आदमी भी होता है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ये नहीं है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, बच्चे पैदा करने की जो उम्र है उसके एंड तक एवरेज नंबर लाइव बर्थ का एक महिला कितना मतलब रख सकती है या क्या नंबर आएगा, यही इसका राइट ऑप्शन है। टोटल फर्टिलिटी रेट यही है, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
in India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. LAF, इसको संक्षेप में कहते हैं हम लोग, और आपने देखा होगा रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह। ये सब इसके अंडर में गवर्न होती है। तो आप सवाल ये कि क्या NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसको अवेल कर सकती है, चाहे वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वगैरह हो, या रिवर्स रेपो रेट हो, या SDF हो, ये सारी चीज़ों को क्या NBFCs अवेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट बन सकते हैं? तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है। NBFCs कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट। थोड़ा सा एक प्राइमरी डीलर होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डील करते हैं, उनको RBI ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादातर बैंक्स होते हैं और बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, और ये इन जनरल पूछा हुआ है UPSC ने। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस, ये गलत है, इसको हम सही नहीं मान सकते। और सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, वो होल्ड कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में GSEC खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये राइट ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। तीसरा, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स। डेट्स का मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड्स वगैरह हैं, इनके लिए सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज उपलब्ध करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अलग सेगमेंट चलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे, वहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह का अलग सेगमेंट रहता है, उसके ऊपर आप लेन देन कर सकते हो। तो दूसरा और तीसरा राइट है, डी इसमें राइट है। 1 2 3 नहीं हो सकता इसकी वजह से, और 1 और 2 क्योंकि ये गलत मान रहे हैं हम, राइट ऑप्शन बनेगा 2 और 3। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं GSEC में, और स्टॉक एक्सचेंज में एक डिफरेंट सेगमेंट बना के डेट्स का लेन देन बॉन्ड्स के माध्यम वगैरह से ही होता है, तो उस पर लोग बाय सेल कर सकते हैं, अलग ही सेगमेंट बना हुआ हो सकता है, तो ये राइट है। इस तरह से 13 का डी आंसर हुआ। ये भी अच्छा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कौन कंपनियों के बॉन्ड्स में और सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेड कर सकता है भारत में? इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती है, ये पेंशन फंड है, ये मिस प्रिंट सा हो गया है, इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती है, पेंशन फंड कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक, पहले रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डील नहीं कर सकते थे, लेकिन RBI ने एक स्कीम चलाई, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स यानी छोटे निवेशक, कम निवेश करने वाले लोग भी इस स्कीम के तहत अब डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट में भी और प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार प्रीलिम्स में ये सवाल UPSC पूछ चुकी है कि सेकेंडरी मार्केट में कौन सा सिस्टम ऑपरेट होता है, और उसमें एक NDS OM करके निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये सेकेंडरी मार्केट की ऑपरेशनल सिस्टम है, जिसमें लोग पहले से जारी किए गए बॉन्ड्स को खरीदते और बेचते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और रिसेंटली सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड्स में मिनिमम निवेश की सीमा कम करी है रिटेल निवेशकों के लिए, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये सारे कारणों से ये सवाल UPSC ने
बनाया होगा, तो आप कह सकते हो कि तीनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी, पेंशन फंड्स भी और रिटेल इन्वेस्टर्स भी। तो इसका राइट ऑप्शन डी है दोस्तों। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ, मोटर व्हीकल्स और करेंसी स्वैप, इनमें से कौन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वित्तीय उपकरण है, उनमें भौतिक जैसा नहीं है, पूरा का पूरा बाय और सेल वित्तीय फॉर्मेट में होता है। करेंसी स्वैप में क्या होता है कि आप मुद्रा की अदला बदली करते हो, रुपए को डॉलर में स्वैप कर देते हो, और ऐसे तो दोनों तरफ मुद्रा ही काम आ रही है, इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं है करेंसी स्वैप में। तो ये पूरी की पूरी तरह से प्योर फाइनेंशियल है, दोनों तरफा फाइनेंशियल है, बाय सेल हर मोड में फाइनेंशियल है। लेकिन अगर मैं एक स्मार्टफोन खरीदता हूँ तो पैसे दूंगा तो इस वजह से वो फाइनेंशियल नहीं होगा, क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है वो स्मार्टफोन है, वो फिजिकल है। तो यहाँ पर क्या है, मोटर व्हीकल्स जो है ये इसमें नहीं आएंगे, इसके अंदर फाइनेंशियल नहीं है, ये फिजिकल होते हैं। करेंसी स्वैप फाइनेंशियल, और ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, इनकी यूनिट निकलती है, एक यूनिट जैसे कि 10 रुपए की है, उसको आप खरीदते हो और फिर इसको ईटीएफ यूनिट कहते हैं, और वो पैसा अलग अलग तरह की जो आइटम्स है, कंपनी जो स्टॉक्स है उसमें लगाते हैं, म्यूचुअल फंड भी ऐसा करते हैं। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ईटीएफ जो ग्रुप ऑफ इक्विटीज को बताता है कि इसमें हम लगाएंगे, उसको चेंज नहीं करता है, वो फिक्स रहता है। और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ईटीएफ पैसिव फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स एक्टिव फंड्स होते हैं। अभी तो प्रश्नों का हम हल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं हो सकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी विनिवेश के लिए ईटीएफ का प्रयोग करती है। और एक आपने नाम सुना होगा सीपीएस ईटीएफ, इसमें एनर्जी सेक्टर से जुड़े सरकारी एंटरप्राइजेज में पैसा लगा हुआ है और वो उन्हीं में रहता है, बदलता नहीं है। आपने 10 रुपए का यूनिट खरीदा, वो अमाउंट इसके अंदर चली जाती है, जो वो बताते हैं कि इतने इसमें एंटरप्राइजेज हैं, उन्हीं के अंदर वो रहती है। ऐसे आपने भारत 22 का नाम सुना होगा, तो ये 22 शेयर्स हैं जिसके अंदर वो पैसा लगा रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसी तरह से कॉमोडिटी को भी आधार बना सकते हैं ईटीएफ, तो आपने नाम सुना होगा गोल्ड ईटीएफ। तो जितना पैसा ईटीएफ से आएगा वो गोल्ड में ही रहेगा, वो सिल्वर में नहीं जाएगा। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ये बेसिक डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि आप क्लास में जो राइटिंग है उसके अलावा डिस्कशन पे भी ध्यान दें, तो आपके कई सारे क्वेश्चन डिस्कशन से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम क्लास में लिस्ट नहीं बनवाते कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन आएगा, लेकिन पढ़ाते समय इस तरह से समझाते हैं कि वो समझ विकसित हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से फर्स्ट और 3 जिसमें आ रहे हैं, ये और ये फाइनेंशियल टूल्स हैं। मोटर व्हीकल फाइनेंशियल हो ही नहीं सकता कभी भी, तो जहाँ पे 2 आ रहा है वो तो आंसर बनेगा ही नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। और केवल 1 ये तो भी पार्शियली ट्रू होता है, क्योंकि ये भी शामिल होता है उसमें, तो वैसे भी आप इसको कर सकते हो। अब भविष्य में क्या हो गया कि इसी को घुमा के पूछ सकता है, इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, ऐसे भी रीट्स, इनवीआईटीज, ये लिस्ट बना के दे देंगे आपको, फिर पूछेंगे इसमें फाइनेंशियल कौन है। तो आप इस तरह से अपने पैटर्न को चेंज करो, तैयारी को एडजस्ट करो कि इसको हम कैसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस रेंज के अंदर। ये तो काफी आसान सवाल था, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के भी आप कर सकते हो। स्टोरेज ऑफ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन से सेक्टर में आएगी? तो दोस्तों
कपड़ा बुनते हो, चाहे हाथ से बुनो आप या मशीन से बनाओ, हैंडलूम, पावरलूम, कुछ भी हो, इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा एक, ये राइट है इसके अंदर। और डेयरी फार्म प्राइमरी में आएगा, बाकी ये गलत है। और स्टोरेज टर्शरी सेक्टर वगैरह में आता है, टर्शरी सेक्टर में स्टोरेज आता है। इस तरह से मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी में हो ही नहीं सकता है। तो ये पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, मतलब कितने पेयर्स सही मैच है। तो 2 सही मैच है, डेयरी फार्म और वीविंग क्लॉथ। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। ये भी बहुत इजी है, कई बार क्लास में बातचीत करते हैं कि कोई भी उत्पादन होता है वो 2 तरह के साधनों से होता है, एक फिक्स टाइप के साधन, एक वेरिएबल टाइप के साधन, यानी बदलने वाले साधन। मशीन फिक्स है, आप उसमें कच्चा माल यूज करोगे, वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ तो डिजिटल बोर्ड फिक्स है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितनी देर पढ़ाऊंगा ये वेरिएबल है। तो फिक्स के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और वो कैपिटल उसमें जाके फिक्स हो जाती है। और एक होता है कि कच्चा माल वगैरह के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसको लिंक करके इसने पूछा। जो किसान का हल होता है, प्लो का मतलब हल होता है, ये एक एनसीईआरटी की किताब से लिया हुआ लगता है मुझे। एक गांव के बारे में बताते हैं समझाने के लिए, 9th क्लास वगैरह में। वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, ये स्थिर साधन है ये, तो ये गलत है। कंप्यूटर स्थिर में आएगा, फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। एक कंप्यूटर है कि फिर आप उस पर कितना भी काम कर सकते हो। वीवर यार्न यूज करता है, ये रॉ मटेरियल है, तो ये फिक्स्ड कैसे हो सकता है। पेट्रोल वर्किंग है, क्योंकि आप पेट्रोल जितना डालोगे उस हिसाब से गाड़ी चलेगी। किसी टैक्सी वाले की टैक्सी फिक्स्ड है, उसमें पेट्रोल वेरिएबल है, वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। तो इसमें 2 सही लग रहे हैं, पेट्रोल वाला करेक्ट है ये, और एक ये कंप्यूटर वाला, बाकी ये सही नहीं है, ये गलत है। तो 2, ओनली 2। और ये ऊपर पूछ रहा है विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भौतिक पूंजी, मानव पूंजी की बात नहीं हो रही है, भौतिक पूंजी की बात हो रही है। और उसमें दोनों तरह के हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं भी हो तो भी यही बात रहेगी। ये with reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement। विदेशी बैंकों के मामले में जो आरबीआई के रूल्स हैं जो इम्पोज करता है, उनके बारे में स्टेटमेंट पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ये देयर इज है, ये देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया। होली ओन्ड का मतलब 100% सब्सिडियरी कंपनी के रूप में, मतलब नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया, यानी कोई भी विदेशी बैंक ब्रांच से ऑपरेट हो सकता है या फिर वो WOS, तो WOS कहते हैं, होली ओन्ड सब्सिडियरी, 100% सब्सिडियरी संस्था के रूप में। तो ये कह रहा है कि मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है, मतलब कितना भी कैपिटल से कर सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आरबीआई मिनिमम कैपिटल के रूल्स प्रोवाइड करता है, अगर आप इनके रूल्स को पढ़ते हो तो। दूसरा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज इन इंडिया at least 50% of the board members should be Indian nationals। बोर्ड मेंबर्स का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल में जो लोग होते हैं, तो कम से कम 50% भारत के नागरिक होने चाहिए बोर्ड के अंदर, अगर विदेशी बैंक की WOS इंडिया में काम कर रही है तो। ये सही है।
ये सही है। और ये मान के चलो आपकी तैयारी कैसे करें, यहाँ पर कुछ सवाल यूपीएससी इधर उधर से लेता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं ये आपने समझ रखा है किसी भी क्लास में, आपने ये समझ रखा है कि गवर्नमेंट डेट पर डिफॉल्ट कर जाएगी तो लोग अपने क्लेम को वो नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे, और गवर्नमेंट अपने ट्रस्ट पे बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स इश्यू करती है, ये समझ है आपको, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, चाहे वो यूएस लिखें, इंडियन लिखें या फ्रांस लिख दें, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। आप प्रोडक्शन की प्रोसेस को समझते हो कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वेरिएबल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो आप सवालों को कर लोगे। हर नियम को ना याद रखा जा सकता है, ना आप उसको पढ़ सकते हो, ना उसको रिटेन कर सकते हो। इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगली बार फिर बैंकों के सारे नियम आप पढ़ने लगो। 20 सवाल आते हैं तो 5, 6, 7, 8 छूटेंगे, आप उनको छोड़ भी सकते हो, 12 सही होने चाहिए। आप इस चीज को ध्यान रखो, राइट। तो इसमें केवल दूसरा सही है स्टेटमेंट, तो हम इसका राइट आंसर बी लगाएंगे। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स, राइट। 19 नंबर क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के बारे में पूछा इन्होंने और उनके रूल्स के बारे में पूछा। रूल्स इन इंडिया विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है ये। आपको समाज के लिए आपको पता होगा कि कंपनी अधिनियम 2013 से सीएसआर का शुरुआत हुई हमारे भारत में। इनिशियल कंपनी एक्ट था 1956 का और उसके बाद का एक्ट है 2013 का, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इन दैट एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट सीएसआर। पुराने जमाने में राजा महाराजा व्यापारी, राजा महाराजा को आप छोड़िए, वो तो स्टेट हो गए, व्यापारी भी तालाब बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, वो वॉल्यूंटरी था। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहे, तो 2013 के एक्ट में हमने सीएसआर के बारे में प्रोविजन किया। आई थिंक कि उसका सेक्शन 135 है जिसमें इसकी बातचीत की गई है, और 2014 में हमने इसके रूल्स बनाए और उनको इम्पोज किया। रूल्स के अनुसार कंपनी दिखावा भी कर सकती है ना कि खर्चा कर रही है अपने ही एम्प्लॉयज के ऊपर, तो उसका बेनिफिट तो खुद कंपनी को मिल जाएगा। ये अपना प्रमोशन करने पे खर्च कर रही है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए सीएसआर में आपका वो खर्चा काउंट नहीं होगा जो आपको आपके कर्मचारियों को बेनिफिट दे रहा है या आपकी कंपनी को बेनिफिट दे रहा है। यही बात इसमें लिखी गई है, तो ये साफ साफ मना करता है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है। दूसरी बात ये कि सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, यानी सीएसआर रूल्स इस बात को विशिष्टीकृत रूप से नहीं लिखते हैं कि सामाजिक खर्च का न्यूनतम स्तर कंपनी का क्या होगा। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम 2% का रूल है। 3 वर्षों का जो प्रॉफिट होता है उसकी एवरेज का 2% मिनिमम आपको खर्च करना ही होगा सीएसआर के लिए, और सीएसआर उन कंपनियों पे लागू होगा जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो गया हो। 3 मानक है इसके, नेट प्रॉफिट का मानक है, एनुअल टर्नओवर का मानक है। एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ को टच कर जाए या एक्सीड कर जाए, और फिर इसमें नेटवर्थ का मानक भी है, वो 500 करोड़ का है। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया या 500 करोड़ की नेटवर्थ हो गई या 1000 करोड़ की एनुअल टर्नओवर हो गई, तो आपके ऊपर सीएसआर के रूल्स काम करेंगे। हर कंपनी पे नहीं, जो इस तरह की कंपनियां हैं, और मिनिमम 2% तो उनको करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम का इसमें प्रोविजन है, जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसा नहीं है सीएसआर रूल्स में। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है।
ए उत्तर होगा इसका कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। And now we are at the last leg of our discussion, and I am going to pick up question number 20. This is again very interesting. With reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations, इनको CBLOs कहते हैं। मनी मार्केट में मैं इनको डिस्कस करता हूँ, नोट्स में भी दिख जाएंगे। CBLOs, कोलेटरलाइज्ड बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, इसका राइट उत्तर है मनी मार्केट। क्योंकि CBLOs मनी मार्केट में ही बैंक्स इनको इश्यू करते हैं। 1 डे से लेकर 1 ईयर की रेंज में इनको निकाला जाता है। मनी मार्केट 1 ईयर से ज़्यादा का नहीं होता है। और इसमें CCIL होता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। उसमें बैंक्स बॉन्ड्स जमा करा देते हैं और फिर CCIL इन पे गारंटी देता है, इसलिए इसका नाम है कोलेटरल बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। बॉन्ड्स वगैरह ऑब्लिगेशंस भी बोले जाते हैं, बिल्स वगैरह, क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप इसको वापस करोगे। कोलेटरल किसको कहते हैं कि जो अमाउंट आप उधार ले रहे हो उसकी वैल्यू के हिसाब से कुछ रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। तो बहुत सारे बैंक्स हैं जिनकी प्रेस्टीज अच्छी नहीं होती है, तो वो CCIL के, वो रेपो मार्केट में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, कोल मनी मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो वो लोगों के लिए CCIL काम करता है, बॉन्ड्स को जमा कर लेता है, तो वो कोलेटरल जैसा हो जाता है और उसके बेसिस पे एक अमाउंट वो सैंक्शन करता है और उन पर CBLOs निकाल देते हैं, मार्केट में ऑफर कर देते हैं। इन पे एक तरह से सिक्योर्ड जैसे हो जाते हैं, क्योंकि इस पे गारंटी हो जाती है CCIL की। और इस तरह से लोअर प्रेस्टीज वाले बैंक्स भी CBLO का प्रयोग करके मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मनी मार्केट में रखेंगे। बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। फॉरेक्स मार्केट से इसका मतलब नहीं है, स्टॉक मार्केट से इसका मतलब नहीं है। तो मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट में आ जाता है और मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है और ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। तो इस तरह से CBLOs आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। और ये मैं क्लास में करवाता रहा हूँ, लेकिन कई बार मन करता था कि इस पे क्यों बात करें। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड many a times, but I never stopped getting students right about it. This time around the UPSC has put up a question on CBLOs. So friends, it's okay, and I want to express thank you to all of you. डिस्कशन का एंड करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है जिन्होंने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट बेहतर आए। फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।